ऑस्ट्रिया मूल के एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, डॉक्टर रॉबर्ट एच लोबी। मित्रों, वे कहा करते थे कि वे लौकिक परंपराओं का और मौखिक वृत्तों का, फोकलोर्स का कोई ऐतिहासिक मूल्य और महत्व किसी भी हालत में, किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परिस्थिति में बदलाव आया है। अनेक विद्वानों ने वाचिक इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष समीकरण स्थापित करने का प्रयास किया है। इन फोकलोर्स को पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ स्थापित करके और उसे इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने की एक परंपरा शुरू हुई है। जैसा हम जानते हैं कि वाचिक परंपराएं, लोक कथाएं, लोक वार्ताएं भारत में ही नहीं, विश्व के सभी जनजातियों में, लगभग सभी देशों में प्राचीन काल से ही संप्रेषण का एक रूप रही है, एक माध्यम और एक साधन रही है। इन वाचिक परंपराओं को केवल मिथक मान लेना, वृत्तांतों की तरह ले लेना, ये आज की सभ्यताओं का एक खोखला और अवैज्ञानिक अहंकार ही कहलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने पढ़ा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ओरल हिस्ट्री रिसर्च ऑफिस 1948 से काम कर रहा है। 1967 में वहां ओरल हिस्ट्री एसोसिएशन बनी और 1983 से ओरल हिस्ट्री कमेटी स्थापित हुई। इसके अलावा ट्यूलियन यूनिवर्सिटी के एमस्टाड रिसर्च सेंटर में, न्यू ऑरलियंस के पब्लिक स्कूल अफ्रीकाना स्टडीज डिपार्टमेंट में अमेरिकन और अफ्रीकन वंशों के ओरल हिस्ट्री के ऊपर, मौखिक इतिहास के ऊपर दस्तावेजीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। हम अपने लौकिक इतिहास को हिंदुस्तान में रिकॉर्ड करने में शर्माते हैं। वाचिक परंपराएं यदि ठीक से देखा जाए तो एक कम्युनिटी का एक रिकॉर्ड है। कम्युनिटी का वो रिकॉर्ड जो अब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं था, लेकिन जिसे डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। आधुनिक भारत में, आज के इस परिवेश में, हमें अपने मौखिक इतिहास को भी, अपनी ओरल हिस्ट्री को भी इतिहास में स्थान देना चाहिए और इस इतिहास को पुनरान्वेषित करना चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। हम भारतीयों पर एक सामान्य आरोप लगाया जाता रहा है कि हमारा इतिहास बोध कमजोर रहा है। भारत में हमने अपने इतिहास के दस्तावेजीकरण को लेकर कोई बहुत गहरी अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की है। इसका नतीजा ये हुआ है मित्रों कि हमारे इतिहास को भी मिथक माना जाने लगा है और पाश्चात्य देशों के मिथकों को भी इतिहास के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाने लगा है। यदि ये आज नहीं हुआ है तो आने वाले कुछ वर्षों में हो जाएगा। यदि भारत के इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के बाद इतिहास की कुछ कड़ियां टूटी हुई सी मिलती हैं। भारत के इतिहास के दस्तावेजीकरण की निरंतरता कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर बाधित जैसी लगती है। एक बार अलबरूनी ने कहीं लिखा कि यदि भारतीयों से उनके इतिहास के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो पहले तो कन्नी काटते हैं, वो इतिहास के बारे में बात करने से बचते हैं, और यदि जोर देकर उनसे कुछ पूछा जाए तो वे कोई काल्पनिक गाथा, कोई इमेजिनरी कहानी, कोई मिथक सुनाने लगते हैं। वास्तव में मिथकों में इतिहास खोजने से लोक कथाओं का जीवंत इतिहास अनदेखा रह जाता है। ऐसा नहीं कि भारत में इतिहास नहीं लिखा गया है, लेकिन जो इतिहास लिखा गया है वो बड़े नगरों का इतिहास था, बड़े राजाओं का और उनके आसपास की घटनाओं का और महत्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास था। अब भारत एक ग्राम्य प्रधान देश है। भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। शहर का इतिहास लिखने से आज भी 2/3 से अधिक लोग हमारे गांवों में रहते हैं। एक वक्त होगा जिस समय की घटनाओं को हम अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में पढ़ते हैं, सुनते और समझते हैं, उस समय तो मेरे ख्याल से 90% के करीब आबादी या उससे भी ज्यादा गांव में रहती होगी। आम आदमी का इतिहास, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वालों का इतिहास बड़े नगरों के इतिहास में समाहित नहीं हो सकता था और वो नहीं हुआ। बड़े बड़े राजाओं का इतिहास लिखने में
छोटे छोटे राजाओं का, छोटे छोटे सामंतों और जमींदारों और जागीरदारों की हैसियत की रियासतों का और उनसे संबद्ध आम जनता का इतिहास कहीं अछूता छूट जाता है। क्यों? क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था में ये जमींदार और जागीरदार और मालगुजार ही वास्तव में भू राजस्व इकट्ठा करते रहे, बड़े राजा तक उसका हिस्सा पहुंचाते रहे। आम आदमी केवल इन छोटे छोटे राजाओं और सामंत और जागीरदारों के ही संपर्क में रहा। तो महानगरों का इतिहास लिखने में, बड़े राजाओं का इतिहास लिखने में कहीं ना कहीं छोटे नगर तो आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की ही यदि बात करें तो विदिशा, उज्जैन या भोपाल जैसे नगरों पर तो ऐतिहासिक काम हुए हैं, उनके इतिहास पे काम हुआ, लेकिन गिन्नौरगढ़, बाड़ीगढ़, मंडला, रामनगर, हीरापुर, नरसिंहपुर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं जो आम जन के सीधे संपर्क में थी, जिनका सीधा सरोकार आम जनता की सभ्यताओं से था, उनकी संस्कृतियों से था, उनकी लोक परंपराओं से था, और वो कहीं ना कहीं अछूता और अनदेखा रह जाता है। हमारे इतिहास के अंतिम पात्र यही छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। मैंने प्रयास ये किया है कि उस इतिहास के अंतिम पात्र को मैं अपनी किताब का मुख्य पात्र बनाऊं। यदि दिल्ली में बैठे किसी सुल्तान का इतिहास हम लिखने बैठते हैं तो रानी कमलापति जैसे पात्र उस इतिहास की अंतिम पंक्ति का अंतिम पात्र होता है। रानी कमलापति के ऊपर यह ऐतिहासिक उपन्यास, ये पुस्तक उन्हें केंद्र में रख के आम जनता से उनके सरोकार और उनके संबंधों को लेकर तत्कालीन गिन्नौरगढ़, भोपाल, बाड़ीगढ़ और चौकीगढ़ की रियासत के आसपास की संस्कृति, अपसंस्कृतिकरण और दो विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण को लेके उस समय की जनता के चाल चलन, पहनावा ओढ़ावा, उनकी परंपराएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके जो टोटेम्स होते थे, उन सबको समाहित करते हुए लिखी है। उद्देश्य केवल इस किताब का रानी कमलापति की जीवनी बताना ही नहीं था। तत्कालीन गोंडवाना साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य भी किस प्रकार संवेदनशील, लोक कल्याणकारी और सहिष्णु प्रशासन चला रहे थे, क्या उनके गोंडवाना के पतन का कारण बना। और यहां पर यह भी उल्लेखनीय हो सकता है कि सन 175 से गोंडवाना साम्राज्य शुरू होता है, यादव राय जी के समय से, ईस्वी सन 175 से, और उनकी 48वीं पीढ़ी में राजा संग्राम शाह होते हैं, जिनकी राजधानी जबलपुर का गढ़ा होती है। और उसी डायनेस्टी में आगे चल के महारानी दुर्गावती या रानी कमलापति जैसे वंशज होते हैं। उस समय 16वीं सदी के गोंडवाना का क्षेत्र आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सम्मिलित क्षेत्रफल से कहीं अधिक था। इतना शक्तिशाली साम्राज्य था वो गोंडवाना। अकबरनामा कहता है कि रानी दुर्गावती के समय जनता हाथियों और स्वर्ण में, सोने में कर दिया करती थी, टैक्स दिया करती थी। इतना समृद्ध साम्राज्य, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य, इसका पतन आखिर कैसे हो जाता है? इन कारणों की पड़ताल करने की कोशिश भी इस किताब में की गई है। 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी में उत्तर भारत से दिल्ली, राजपूताना, वर्तमान राजस्थान और उत्तर प्रदेश, चंबल क्षेत्र से बहुत सारी जातियां उनके गांव के गांव विस्थापित होते हैं। उन विस्थापित जनों को नर्मदा के इस क्षेत्र में, भोपाल से लेकर जबलपुर और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा की द्रोणी में बसाने का काम सहिष्णुता के साथ ये सब गोंड राजा करते हैं। उसका यहां की आंचलिक संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी पड़ताल करने का प्रयास ये किताब करती है। आजादी के अमृत महोत्सव की इस वेला में रानी कमलापति पर विमर्श, उनके इतिहास का अन्वेषण एक महत्वपूर्ण दायित्व था। और ऐसे व्यक्तित्वों ने, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि हमें स्वतंत्रता के लिए भी निश्चित रूप से प्रेरित किया होगा। मेरी तरफ से इतना ही। अब यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो हम उन पर चर्चा करें। अभी भी मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि मैंने नेट पर भी ढूंढने की कोशिश की तो बस एक गोंड महारानी, बस बात खत्म हो गई।
उनके बारे में जरा हम लोगों को बताइए, क्योंकि जो आप बताइएगा उसको हम लोग अपने विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने में सक्षम होंगे। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से 5-10 मिनट में, आपके उपन्यास के बारे में तो बाद में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अभी ये कमलापति कौन थी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि प्रधानमंत्री जी की नजर गई और हबीबगंज कमलापति के रूप में परिवर्तित हो गया, और इनका नाम भी बड़ा अलग ढंग का है, कमलापति। कमला होता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि ठीक है, महिलाओं का नाम है कमला, कमलापति, और वो कमलापति हम विष्णु को बोलते हैं। तो उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और क्या उनकी विशेषता थी कि हमारे विद्यार्थियों को और हमारे देश को उनके बारे में जानना चाहिए। जी। रानी कमलापति जी के जन्म की तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन उनका जन्म सलकनपुर की एक छोटी सी रियासत में राजा रामचंद्र, कृपा रामचंद्र रतौलिया जी के यहाँ पे होता है। सलकनपुर के बारे में जानकारी ये मिलती है कि वो कोई लगभग 100 गांव की एक छोटी सी रियासत थी। घटनाक्रम ये होता है कि रानी कमलापति चूंकि अपने पिता की एकमात्र संतान थी और बचपन से ही उनकी राजकाज के कामों में रुचि थी, वो राजा कृपा रामचंद्र रतौलिया को भी शासन में सहयोग करती रहती थी। मान्यता ये है सर इस क्षेत्र में, सलकनपुर, गिन्नौरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में, कि उनका वास्तविक नाम तो कमला ही था, लेकिन चूंकि उनके पिता कृपा रामचंद्र जी विष्णु के उपासक थे, वैष्णव मत से दीक्षित थे, और उस कारण से उनका नाम उन्होंने विष्णु की स्मृति में, उनके स्मरण में कमलापति रखा। एक और मान्यता यह है कि वास्तविक नाम उनका कमलावती था, लेकिन बाद में वो अपभ्रंश होते होते कमलापति हो गया। हालांकि उसके दोनों के ही कोई प्रमाणिक साक्ष्य वर्तमान में दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं। रानी कमलापति जब अपने टीनेज से आगे बढ़ती हैं, उनके विवाह की चर्चाएं चलती हैं, तो उनका सौंदर्य उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ लेके आता है। गिन्नौरगढ़, बाड़ीगढ़ और चौकीगढ़, ये तीनों रियासतें एक राजा के अधीन थी। बंटवारा होने के बाद गिन्नौरगढ़ की रियासत, गिन्नौरगढ़ भोपाल से लगभग 60-65 किलोमीटर सलकनपुर के पास ही स्थित है। वहां के राजा निजाम शाह होते हैं, और बाड़ी और चौकीगढ़ दोनों गढ़ों के सम्मिलित राजा होते हैं आलम शाह। आलम शाह निजाम शाह के भतीजे हैं, और वो आलम शाह रानी कमलापति से विवाह करना चाहते हैं, पर उनके प्रस्ताव को राजा कृपा रामचंद्र रतौलिया स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। वैसी स्थिति में सलकनपुर जैसी छोटी रियासत के सामने एक सवाल खड़ा होता है उनकी सुरक्षा का। उस सुरक्षा के मद्देनजर रानी कमलापति के परामर्श से उनका विवाह के संबंध का प्रस्ताव निजाम शाह, गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की तरफ भेजा जाता है। निजाम शाह से उनका विवाह होता है। अब यहां पर एक मतांतर यह है कि पहले से राजा निजाम शाह की 2 पत्नियां थीं या 6 पत्नियां थीं, तो कुल उनकी 3 पत्नियां हुई या 7 पत्नियां हुई, ये अभी प्रश्न विवादित है सर। लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में 3 पत्नियों का जिक्र किया है, तो तीसरी और सबसे छोटी रानी कमलापति होती है। आलम शाह की चूंकि कुदृष्टि कमलापति जी के ऊपर थी, और वो छल से बाड़ीगढ़ में आमंत्रित करके अपने सगे चाचा निजाम शाह की हत्या कर देते हैं, गिन्नौरगढ़ पर हमला करते हैं। रानी को अपने 14 वर्ष के बालक नवल शाह के साथ गिन्नौरगढ़ से निर्वासित होना पड़ता है। भोपाल में बड़ा तालाब भोजताल के किनारे पर इससे पहले ही कमला महल की स्थापना हो चुकी थी, वे वहां पर निर्वासित जीवन जी रही थी। वैसी स्थिति में रानी कमलापति जी की भेंट दोस्त मोहम्मद खान से होती है। दोस्त मोहम्मद खान जो भोपाल में नवाब रियासत की स्थापना करते हैं और भोपाल रियासत के पहले नवाब कहलाते हैं। वे उस समय जगदीशपुर, जो कि देवड़ा राजपूत चौहानों से किसी प्रकार से
कब्जा करने के बाद वहां पर इस्लाम नगर में एक छोटी सी रियासत चला रहे थे। दोस्त मोहम्मद खान आर्थिक मदद के बदले आलम शाह से रानी कमलापति को प्रतिशोध लेने के लिए सैन्य सेवाएं मुहैया कराते हैं। रानी आलम शाह से प्रतिशोध लेती हैं, लेकिन वो जो धन था, जिसकी चर्चा, जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट मनी थी, वो पैसा वो दोस्त मोहम्मद खान को नहीं दे पाती हैं। हालांकि वो प्रयास करती हैं कि रियासत का एक बड़ा सा हिस्सा दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया जाए, लेकिन खान उसमें तैयार नहीं होते हैं। वैसी स्थिति में नवल शाह के कुछ लड़ाकों का और दोस्त मोहम्मद खान का लाल घाटी में युद्ध होता है। ये वो लाल घाटी है जिसके बारे में मान्यता है कि वो उन लगभग 100 गोंड लड़ाकों के खून से लाल हो गई थी, इसलिए उसका नाम लाल घाटी है। और रानी जो है वो भारतीय नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए जल जौहर कर लेती है। ये इस उनकी जीवनी का संक्षेप हुआ सर। लेकिन इस पूरी जीवनी में केवल उनका सौंदर्य या केवल उनका प्रतिशोध परायणता ही महत्वपूर्ण नहीं, ये वो कारण नहीं हो सकते हैं कि रानी कमलापति को राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। उन्हें रिकॉग्निशन मिलने का जो सबसे बड़ा कारण मेरी रिसर्च में मुझे जो समझ आया है वो यही, जैसा मैंने कहा कि वो दौर 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी का वो जो दौर था वो विस्थापन का दौर था। उत्तर भारत में अकाल, सूखे और बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल, उसके बहुत से धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य कारण थे, हो रही थी। वैसी स्थिति में वहां से जो हजारों और लाखों की तादाद में जो जनता विस्थापित होके विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा की द्रोणी में आ रही थी, उस जनता को बसाने में, उसे सहिष्णुता के साथ में स्वीकारने में और अपनी प्रजा के साथ एक मेव करने में रानी कमलापति का योगदान सबसे ज्यादा अविस्मरणीय है। इसके अलावा हम यदि गोंड प्रशासन को नजदीकी से देखने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि आज का शासन भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, इसकी झलक उनके 500 साल पुराने, 400 या 300 साल पुराने प्रशासन में हमें देखने को मिलती है। इन सब कारणों से, और चूंकि भोपाल रानी कमलापति का राज्य रहा, उनका क्षेत्र रहा, तो उन्हें ये रिकॉग्निशन मिलना मेरे विचार से बिल्कुल ठीक था। एक प्रश्न मेरे जहन में है, जैसे आपने अपने व्याख्यान में बताया कि रानी कमलापति जी गोंड रानी थी, और ये भी कहा जाता है कि वो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, और उनके जौहर के पश्चात भोपाल में नवाबों का शासन शुरू हुआ। तो और इससे पहले हम गोंडवाना के विस्तार की बात करते हैं। हम गोंड शूरवीरों की गाथाएं सुनते आए हैं बचपन से, तो ये अचानक से चेंज आया कि आप इसको, ये जो आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि विस्थापना का दौर था और काफी लोग राजपूताना रेंज से गोंडवाना की क्षेत्र की तरफ प्रवास कर रहे थे, तो क्या ये कारण रहा उनकी अचानक से पूरे के पूरे साम्राज्य में जो बदलाव आया और रानी को जौहर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो ये आप किस परिप्रेक्ष्य में सर हम लोग को बता पाएंगे? क्योंकि अचानक से चेंज आया है, अचानक से एक शूरवीर रानी जिनका पूरा का पूरा विस्तृत साम्राज्य था, वो अचानक से जल समाधि लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण, ये सिर्फ पारिवारिक कारण तो नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ सामाजिक कारणों का भी इनमें योगदान रहा होगा। पर्टिकुलरली आपने उनकी प्रशासनिक कौशल की भी बात करी है कि वो किस प्रकार से सहिष्णुता से अपनी पूरी प्रजा का, ये देखे बगैर कि वो गोंड जाति से है या प्रवासी जनमानस से, तो क्या उनका जो ये व्यवहार था, सहिष्णुता थी या पारिवारिक कारण थे कि इस प्रकार से वो एक हिंदू राज्य वहां से समाप्त हुआ और वो अंतिम रानी कहलाई भोपाल की? तो उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? मुझे गोंड राजाओं का जो प्रशासन था, संग्राम शाह सन 1515 से लेके और हम 1857 तक आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका ध्यान शस्त्र की तरफ कम था, शास्त्रों की तरफ ज्यादा था। उनके प्रशासन में, उनके शासन में बहुत से संस्कृत ग्रंथों की सर्जना हुई।
उनका ध्यान जल प्रबंधन पर था, जल प्रशासन पर था। उन्होंने युद्ध को महत्व नहीं दिया। उनकी रीति और नीति में धार्मिक उन्माद नहीं था। और जैसा होता है कि एक सहिष्णु जाति या एक सहिष्णु राज्य आमतौर पर आक्रांताओं से किसी न किसी भांति छल से, बल से या युक्ति से पराजित हो जाता है। यही नियति गोंड राजाओं की थी। हम रानी कमलापति के जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, ये 18वीं सदी के पहले, दूसरे, तीसरे दशक की बात है। उस समय तक आते आते वास्तव में गोंडवाना कमजोर हो चुका था। उसके कमजोर होने का कारण था कि दक्षिण पश्चिम से मराठों की ताकत बढ़ रही थी, उत्तर से बुंदेलों का शासन था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद पतित होने लगा था, कमजोर होने लगा था। स्थानीय आंचलिक क्षत्रप सर उठा रहे थे, जगह जगह पर विद्रोह और विप्लव का वातावरण था। ऐसी स्थिति में 52 गढ़ों का गोंडवाना सन 1542 में जो था, 1720 या 1723 तक, रानी कमलापति के समय तक आते आते बहुत कमजोर हो गया था। उनके पास गोंडवाना का गौरव तो था, लेकिन उन्नत किस्म के हथियार नहीं थे, वो तकनीकें नहीं थी जिससे कि वो स्थानीय विद्रोहियों का भी ठीक से मुकाबला कर सके। उन्होंने प्रजा के कल्याण के ऊपर अधिक बल दिया, अपनी सैन्य क्षमता और सामरिक ताकत को बढ़ाने के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। इन सब कारणों से गिन्नौरगढ़ का साम्राज्य भी कमजोर था। जैसा हमने चर्चा की कि तात्कालिक कारण दोस्त मोहम्मद खान की कुदृष्टि थी रानी कमलापति पर, जो किसी न किसी प्रकार ये प्रकार उन्हें प्राप्त करना चाहता था। जैसा हम चित्तौड़ की रानी पद्मावती के संबंध में जानते हैं कि उन्होंने जल जौहर किया। रायसेन के गढ़ में ही एक रानी दुर्गावती थी, जो राणा सांगा की पत्नी थी, राजा पूरनमल की तरफ, जिनका विवाह हुआ था। उन्होंने 700 रानियों के साथ जौहर किया और उसके बाद रानी कमलापति उसी जौहर की पुण्य अनुष्ठान को आगे बढ़ते हुए अपने प्राणांत कर लेती है। तो तात्कालिक कारण मेरी दृष्टि में दोस्त मोहम्मद खान का उनके ऊपर आक्रमण था। और गिन्नौरगढ़, चूंकि जैसा हमने चर्चा की कि आलम शाह के आक्रमण के बाद आलम शाह को मारने के अनुक्रम में जो युद्ध हुआ, उसके बाद गिन्नौरगढ़ रियासत बहुत कमजोर हो गई थी, उनके पास कोई सेना शेष बची नहीं थी। ये कारण उसका है। मेरी एक जिज्ञासा सर आपसे ये है कि जब हम लोक साहित्य में प्रवेश करते हैं, लोक स्मृतियों में प्रवेश करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि एक ही चीज कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तित होते कुछ और रूप ग्रहण कर लेती है। तो जब उसको हम ऐतिहासिक तथ्य के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास करें, तो उसकी प्रामाणिकता की जांच हम कैसे करें कि क्या प्रामाणिक है और क्या अप्रामाणिक है? जो आपने मिथक और इतिहास वाली बात उठाई, एक्चुअली वह बहस इसी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बीच ही घूमती रहती है। तो लोक से प्राप्त तथ्यों को, जिनका कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता, लेकिन जो मौखिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं, उनको प्रामाणिक इतिहास लेखन में किस तरह से प्रयोग किया जाए और उनकी प्रामाणिकता की जांच किस तरह से की जाए, ये एक जिज्ञासा जो है मेरे मन में है। मिथक और लोक कथाओं की वास्तविकता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, ये विश्लेषण हम कैसे कर पाएंगे कि ये लोक कथा मिथक नहीं है बल्कि एक इतिहास रही है? तो जैसा मैंने पहले कहा कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं। जहां तक रानी कमलापति का प्रश्न है, मेरी इस किताब का सवाल है, तो सौभाग्य से घटना बहुत पुरानी नहीं होने के कारण लगभग 300 वर्ष पुरानी है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां हजारों सालों तक वेदों को श्रुत परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। और इस श्रुत परंपरा में हम में से किसी को भी, और हम में से ही नहीं, जो हमसे बाहर हैं, पाश्चात्य देश है, पश्चिमी दार्शनिक हैं, उन्हें भी रत्ती भर भी इस बात का संदेह नहीं है कि वेदों में कुछ भी जो मूल ऋचाएं हैं उनमें कुछ भी परिवर्तन हुआ है। तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मुझे इसके संबंध में, इसके साक्ष्य, उन लोक कथाओं के साक्ष्य भोपाल, सीहोर और रायसेन के गजेटियर्स में मिल गए। इसके अलावा यदि हम सामान्य चर्चा करें, इस प्रश्न को केवल रानी कमलापति और इस पुस्तक से जोड़ के ना देखा जाए,
सामान्य ढंग से देखा जाए तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि किसी भी लोक कथा या मौखिक वृत्त को यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ प्रतिष्ठापित कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, उनमें एक समीकरण स्थापित कर पा रहे हैं, तो उन्हें इतिहास की मान्यता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी मौखिक वृत्त को, किसी भी मिथक को इतिहास के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए, लेकिन यदि वो मौखिक वृत्त पुरातात्विक साक्ष्यों से स्थापित होता है, उनसे वो रक्षित होता है, तब फिर वैसी स्थिति में उसे इतिहास की किताबों में मान्यता दी जानी चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए, और साथ में उसके ऊपर आगे खोज हमें करनी चाहिए, आगे भी हमें अपनी रिसर्च, अपना अनुसंधान जारी रखना चाहिए। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता।